जी एक बार फिर आज द न्यूज मिर्ची के पेज पर आप सबका स्वागत है, जोहार है और मतलब क्रांतिकारी सलाम है। आज हम बात करेंगे देश में पिछले 8 महीने लगभग 8 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बारे में। वो इसलिए बात करना ज़रूरी है कि यह भारत अपना देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की पूरी आबादी 80 या यूँ कहें कि 90% आबादी खेती पर निर्भर करता है। लेकिन अफसोस की बात कि आज 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे विभिन्न इलाकों में किसान, खासतौर पे हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, छत्तीसगढ़ के किसान, बिहार के किसान, झारखंड के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के किसान सब लामबंद होकर संघर्ष कर रहे हैं। और यह जानना होगा, हम सबको जानना भी चाहिए कि आखिर किसान क्यों संघर्षरत है, आखिर क्या वजह है। हम देखते हैं विभिन्न चैनल, विभिन्न अखबारों की खबरें तो बस रूटीन खबरों की तरह है। और सच पूछिए तो हम जैसे लोगों की जो टीम है उस बात से बहुत परेशान होते हैं कि हमारे देश का किसान आखिर कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। क्या होगा कि अगर कभी आप मान लीजिए कि इस देश के किसान अचानक खेत जाना छोड़ दें तो क्या होगा। क्या होगा इन शहर का, क्या होगा उन लोगों का जो बड़े बड़े एयर कंडीशन में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या होगा संसद और विधानसभाओं का, और क्या होगा गांव में रहने वाले उस लाखों लाख किसान परिवार का। तो एक नई जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि यह जो किसान आंदोलन है वो पूरी दुनिया का अब सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात, चौंकाने वाली बात कि लगभग 534 किसान धरना स्थल पर ही शहीद हो गए। अब जरा सोचिए कि हमारी संवेदनाएं कितनी मर चुकी है, कि कितने भोथरे हो चुके हैं हम सब, कि 534 किसान का जो परिवार है, जो खेतों में फसल उपजाते हैं, अब वो नहीं रहे। और पंजाब का किसान, मैं पंजाब में काफ़ी दिन रहा और भारत का केंद्रीय शोकेस पंजाब है। जब कभी भारत सरकार को कर्ज लेना होता है विश्व बैंक से तो मॉडल के रूप में पंजाब को ही दिखाती है कि ये मेरा भारत का केंद्रीय शोकेस है, एग्रीकल्चर शोकेस मेरा पंजाब है। और आज पंजाब की क्या हाल, आप देखिए कि पंजाब में किसानों की आत्महत्या सबसे अधिक होती है। और ये सरकार जो कह रही है कि हम कृषि कानून लेकर आए हैं और ये नया कानून है, और इस नए कानून के कारण किसान 7 से 8 महीने तक सड़कों पर हैं, अपने से टेंट बनाकर, खाना बनाकर पूरा का पूरा परिवार आज आंदोलन में लगे हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं और जानना चाहिए हर संवेदनशील लोगों को कि आप किसानों के साथ इस तरह मजाक नहीं कर सकते, या फिर किसानों के साथ आप इस तरह की धोखाधड़ी नहीं कर सकते। क्या ज़माना है। और कल लोगों ने मतलब हमसे कहा, एक आदमी ने, कि भाई इस देश में या इस जहान में या दुनिया में भगवान कहाँ होते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप धधकते खेत खलियान में चले जाओ, आप चले जाओ झारखंड के खेतों में, आप चले जाओ बिहार के खेतों में, आप चले जाओ उत्तर प्रदेश के खेतों में, भगवान वहीं मिल जाएंगे। सच किसान जो अन्नदाता हैं हमारे, वो भगवान से तो कम नहीं। अरे आप सोचो कि धोती फटी हुई पहनते हैं और उनके पांव कीचड़ से लथपथ हैं और उनके छुए बिना किसी बीज से हरियाली तक नहीं फूटती। आप जो
धान, गेहूं, मक्का, दलहन, जो भी आप कुछ खाते हो, जो भी आप बाजार से खरीद के लाते हो, ये किसानों की ही देन है और यही हमारे अन्नदाता हैं। हम पूछना चाहते हैं इस देश के शासक वर्गों से, हम पूछना चाहते हैं इस देश के सरकारों से कि आप क्यों इतने असंवेदनशील बने हुए हैं किसान के मामले में, और किसान को राजनीति का मोहरा बनाकर रोज नई नई चालें क्यों चल रहे हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के चल चुका है कि यह जो किसान है वो वोट की हर बाजी को पलट देता है। हमने बंगाल में देखा कि बंगाल के चुनाव में न जाने कितने किसान आंदोलनों के जत्थे वहां पहुंचे थे। वहां क्या हुआ, तमाम ताकतें झोंक दी गई, पैसे लगे, सब कुछ हुए, लेकिन मतलब किसान के बाद किसानों ने माना। और आप देखिए कि उत्तराखंड नैनीताल के कवि चिम्मा जी ने लिखा है कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। सवाल यह नहीं है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, सवाल यह है कि जो सरकार नाम की संस्था है वो आखिर किसान के साथ कर क्या रही है। कितने दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन क्या नतीजा, सब सिफर। और आप किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अगर राजनीति करते हैं तो सच कोई भगवान भी नहीं माफ करने वाला इस तरह की राजनीति का। हम आज पढ़ रहे थे अखबार में कि महाराष्ट्र के बड़े नेता बनते हैं शरद पवार जी। आज उन्होंने क्या बयान दिया, शरद पवार जी ने कहा कि कृषि कानून में कुछ संशोधनों की जरूरत है। अरे कौन सा संशोधन, किस तरह की बातें आप कर रहे हो शरद पवार जी। आपने मनमोहन सिंह सरकार के समय में यही तो कानून बनाए थे ना कि कृषि के क्षेत्र में कोई संशोधन नहीं होगा। तो फिर आज कौन सी डील हुई आपकी भाजपा सरकार से कि आज आपके बयान, आज आपके सुर बदले हुए हैं। देखिए, संसदीय राजनीति करना एक अलग बात है और भारत के किसानों के साथ राजनीति करना एक दूसरी बात है, और यह बिल्कुल शर्मनाक है। हम इसकी निंदा करते हैं। आज देश भर के किसान, देश भर के सारे किसान लामबंद हो रहे हैं, और वह दिन दूर नहीं जब किसानों ने एक योजना बनाई है। और मैं बता दूं कि जो सूचनाएं आ रही है, जो या हमारी समझदारी है या जो लोगों ने बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 60 लाख से अधिक किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आप कैसे रोकेंगे इसको? आप रोक नहीं सकते। यह दिल्ली किसानों की दिल्ली है। दिल्ली जो गांव है, न जाने कितने गांव को उजाड़ कर दिल्ली बसी है। ये किसान जब दिल्ली आएंगे अपना हक मानने, तो सरकारें क्या करेंगी? सरकारें करेंगी क्या? ये पुलिस लगाएंगी, ये फौज लगाएंगी, ये आर्मी को बुलाने का दावा करेंगी। लेकिन माफ करना, जो किसान के बेटे हैं वही सीमा पर सेना का जवान बनकर खड़े हैं। जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं कि अगर समय रहते भारत सरकार किसानों के साथ ठोस बातचीत नहीं करती और कोई रास्ता नहीं निकालती, तो फिर बहुत मुश्किल है इस बात को समझना कि आखिर देश का जो कृषि क्षेत्र है वो महफूज रह पाएगा या नहीं। तो कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई, कौन सी जरूरत पड़ गई भारत सरकार को कि किसान की कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए? आज क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े मॉल में, जो बड़े बड़े जो खुले हुए रिलायंस फ्रेश, क्या होता है वहाँ? सब्जियां बेची जाती है। और ये सब्जियां किन से खरीद के लाई जाती है?
ये सब्जियां किसान उपजाते हैं खेत में, औने पौने दाम पे खरीद के लाया जाता है और पूरे देश के शहरों में आज मॉल में और रिलायंस फ्रेश में सब्जियां बिकती है। ठीक है, बिकनी अच्छी बात है और उचित मूल्य मिलना चाहिए किसानों का, लेकिन आज अंबानी सब्जी बेचते हैं, कल को दाल भी बेचेंगे, दाल भी उपजाएंगे, कल को चावल भी उपजाएंगे। तो यह जो खेती का कॉरपोरेटरीकरण करना है, जो खेती को हमें दूसरे तरफ ले जाना है, यह बहुत खतरनाक है। मैं अभी हाल में गोड्डा गया था, एक कार्यक्रम में, एक घरेलू कार्यक्रम था, एक हमारे मित्र के बेटी का रिंग सेरेमनी था। मैं रात में जहाँ रुका वो गौतम अडानी जी का गेस्ट हाउस था और वहाँ हमने कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि यहाँ के खेती योग्य जमीन गौतम अडानी जी ने तकरीबन 200 एकड़ से अधिक ले ली और रातों रात वहाँ के किसान पैसे वाले हो गए और वो बड़े खुश हैं। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि यहाँ बिजली उत्पादन होगा और बिजली उत्पादन के लिए पानी कहाँ से आएगा, तो साहबगंज जो गोड्डा से काफ़ी दूर है, वहाँ से पाइप के जरिए गंगा का पानी लाया जाएगा बिजली उत्पादन करने के लिए। अब आप देखिए कि यह खतरा साहबगंज से गोड्डा तक है पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में। मैं कहना यह चाहता हूँ कि देखिए, कॉरपोरेट घराने को कॉरपोरेट वाला काम करने दीजिए और किसान को किसानी करने दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई बड़ा नेता, कोई मुख्यमंत्री या कोई भी हो, अगर खेत में बीज बो दे तो वो फसल नहीं होगा, क्योंकि विरासत में मिला है बीज बोने की कला। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज देश का खेत खलिहान धधक रहा है, आग सुलग रही है और इस आग को समय रहते अगर हम सब मिलकर, और इसके लिए कमेटी बननी चाहिए, न सिर्फ सरकार के स्तर पे बल्कि तमाम जो बड़े जो किसान संगठन है। हमारी बात मध्य प्रदेश के किसान नेता सुनीलम जी से बात हो रही थी, या फिर बात होते रहती है हमारे ढेर सारे किसान नेताओं से, कि तो जो सचमुच किसानों के नेता हैं उनके साथ सरकार का एक डायलॉग होनी चाहिए। देखिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका समाधान आप चाहेंगे तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप राजनीति के चश्मे से किसान को भी देखेंगे तो यह पूरा देश भूखा मर जाएगा। सच में भूखमरी आ जाएगी, अकाल आ जाएगा, और यह एक तरह का अकाल बेला है। आप देखिए, इस पेंडेमिक के दौरान 2 साल के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर में कम फसलें हो रही है, आसमान में महंगाई है, दलहन के भाव अलग, चावल गेहूं के भाव अलग। ये कौन है बिचौलिया जो किसान से औने पौने दाम में चीज़ें खरीद ले रहा है और फिर बड़े बड़े मॉल में बड़ी बड़ी दामों में बेच रहा है? इसका मतलब है कि सरकार का बाजार पे कोई नियंत्रण नहीं है। हम कहना चाहते हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं। देखिए, मूल रूप से जो भारत में जितने लोग हैं जो आज बने हुए हैं, बड़ी लग्जरियस गाड़ी से चलते हैं, बड़े बड़े मॉल में रहते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं और न जाने क्या क्या अपने आनंद के साधन ढूंढते हैं, ये सब गांव से ही निकल के आए, गांव से ही निकल के शहर बना है और इस शहर से निकल के ही महानगर बना है। हम सब धरती पुत्र के वंशज हैं और आप किसानों के साथ कम से कम सरकार धोखाधड़ी न करे। हमें इस बात का बड़ा दुख है, कचोट है कि यह जो काला कानून है जो संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाई, लोकसभा में तो बहुमत से पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े के पास ये लोग थे नहीं
तो जबरन वहाँ छीन करके उसकी कॉपी पास करवाई गई। और मुझे दुख है कि हमारी पत्रकार बिरादरी के, झारखंड के ही, जिन पे लोग कभी गर्व किया करता था कि आप बहुत अच्छे संपादक हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आदरणीय हरिवंश जी ने इस काले कानून को जबरन पास कराया, जिसके खिलाफ, उनके खिलाफ वहाँ आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने संसद परिसर में रात भर गांधी मूर्ति के पास धरना देकर बैठे। यह भी एक हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है कि हम अखबार में होते जरूर हैं, हम संपादक बनते ज़रूर हैं, और फिर नेताओं की चाकरी करके हम बड़े पद पे जाते हैं और अपने किसान का भला भी नहीं कर पाते। हम जानते, हरिवंश जी के साथ में कई मंच साझा किया हूँ, आदमी बड़े अच्छे हैं, लेकिन सत्ता और सवाल आदमी को किस तरह खलनायक बना देती है, यह हरिवंश जी के मामले में देखने को मिलता है। आज मैं कई किसान नेताओं से फोन से बात कर रहा था, तो सबों ने यही कहा कि अरे भाई, झारखंड के हो, झारखंड से आप कुछ हम लोगों के बारे में करना चाहते हो। आपके ही झारखंड के तो एक संपादक थे जो उपसभापति बने हैं राज्यसभा में, उन्होंने तो ये काम किया, छीन करके उस काले कानून को जबरन पास कराया। इतना बड़ा अलोकतांत्रिक इससे पहले भारत के संसद में कभी नहीं हुआ था। बहरहाल देखिए, राजनीति अलग है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि राजनीति आप करिए, जो करना है करिए। जनता जो है ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सबको ये पहचानती है। ये पब्लिक है, पब्लिक से बड़ा कौन? कोई नहीं। ये जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, ये आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अरे ये किसानों के ही तो क्या, मैं उन शब्द का नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन मैं अगर कहूँ साफ शब्दों में तो मैं कहूँगा कि ये नौकर हैं, ये मालिक हैं हम लोगों के, जो खेतों में काम करते हैं। हम लोग इनके पाँव के धूल के बराबर नहीं है। अरे यार, ये लोग अन्न उपजाते हैं, अन्न जो आप खाते हैं, जिससे आपके सोचने की क्षमता होती है, जिससे आपका सेहत बनता है। और ये किसान आज कर्ज में डूबे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लाल किले पे चढ़ के झंडा फहराया। बताया जा रहा है कि पंजाब के किसान आतंकवादी है। प्लीज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, हम आपसे एक विनम्र अपील करना चाहेंगे कि आप देखिए, किसान पुत्र को, धरती पुत्र को, और जो हमारे अन्नदाता हैं उनको आतंकवादी मत कहिए। हर बात में आतंकवादी, हर बात में देशद्रोही, ये सब होता नहीं है। ये सब बहुत झूठी। अरे किसान के पास कुछ है नहीं, बैंकों के कर्जों के फाइल में पूरी जिंदगी उलझी हुई है। और आप देखिए कि जो राजनीति का जो स्याह सच है वो यह कि आज 8 महीने से दुनिया का यह हमें लगता है सबसे लंबा बड़ा धरना है, और इस धरने में 534 के लगभग लोग, किसान शहीद हो गए। आप जाइए कभी टिकारी बॉर्डर पे दिल्ली में, वहाँ टेंट के आगे क्या लगा हुआ है, मृतक किसानों की तस्वीर, सब गमज़दा है। पूरा लगता है कि पूरा खेत खलिहान सब उदास है, सब गम में डूब गए हैं। और ये सरकार ये फाइलों के झूठे आंकड़े बताती है, ये कृषि कानून के ये लाभ वो लाभ। अरे अगर इतना ही लाभ है तो जो किसान नेता हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आप उनको समझाइए, आप उनके साथ मेज पर बैठिए, कट टू कट बात करिए, समाधान निकालिए। संघर्ष किसी लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। और ये बड़ा आसान सा सवाल है कि आप किसी को आतंकवादी कह दें, आप किसी को देशद्रोही कह दें। दरअसल सत्ता का चरित्र ही ऐसा है। सत्ता अपने अंदाज से चलती है, और इन 5-7 साल में यह दौर जो देखने को मिल रहा है वह तो और भी उबाऊ है, डरावना है।
मैं कई बार इन सवालों को लेके कई जगह जाता रहा, कई सेमिनार में, और आप देखिए कि एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है, लोग नकदी फसल की ओर गए, और नकदी फसल के प्रचलन से क्या हो गया कि किसानों पे कर्ज ज़्यादा बढ़ गए और जो फूड ग्रेन्स की फसलें हैं वो कम हो गई। तो जैसे लोगों ने कंपनियों के कहने पे टमाटर उपजाने लगे, जिमीकंद उपजाने लगे, कपास की खेती करने लगे। ये क्यों करने लगे कि लगा कि नकदी फसल से आज मुनाफा ज़्यादा होगा किसानों का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मेरा मानना है कि भारत का किसान आज हाशिए पर है, भारत का किसान कर्ज में डूबा हुआ है, भारत का किसान सबसे बेबस है, भारत का किसान सबसे ज़्यादा गमज़दा है, भारत का किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। आपको अच्छी लगे मेरी बात तो आप हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसलिए करिए कि देखिए बोलना है। वो कल पहले वो छात्र के लिए आए, कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं छात्र नहीं था। फिर वो महिलाओं के लिए आए, कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं महिला नहीं था। फिर वे शिक्षकों के लिए आए, कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं शिक्षक नहीं था। फिर वे किसानों के लिए आए, कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं किसान नहीं था। और एक दिन वे मेरे लिए आए, कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला था। इसलिए बोलिए, यह बोलने का समय है। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? ये चारों तरफ फांसीवादी राजनीति का फांस हम सब जानते हैं। हम लोग भी भाई पढ़ लिख के जवान हुए हैं, जानते हैं हर राजनीति की भाषा, हर राजनीति के छल छंद को। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बात से अगर आपकी सहमति हो तो जरूर आवाज देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भारत के किसानों के संघर्ष के परचम को सत्ता के गलियारे में बहुत दूर तक ले जाना। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम दर्शकों को हमारा क्रांतिकारी सलाम है, जोहार है, प्रणाम है। धन्यवाद।